नॉर्वे और इंडिया के बिजनेस और रिसर्च लीडर्स के बीच आज बातचीत करने का अवसर मिला है। इस समिट के भव्य आयोजन के लिए मैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप में से जो साथी भारत से जुड़े हुए हैं और यहाँ जो भारत के साथियों से आपसे बातचीत होगी, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। आज एक ऐसा समय है जिसका सही समय पर सही उपयोग का एक अवसर है। अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अचीवेबल है। और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, मैं 2 सेक्टर का उल्लेख करूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। भारत की रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर में मेजर डिमांड क्रिएट कर रही है। नॉर्वे की फूड, फिशरीज और हेल्थ केयर कंपनीज
इस डिमांड को पूरा करने में भारत के मजबूत पार्टनर्स बन सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की एस्पिरेशंस को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर हम जब आगे बढ़ रहे तब अगर पीछे की तरफ देखें तो पिछले 12 वर्षों में हमने भारत का इकोनॉमिक डीएनए पूरी तरह चेंज कर दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत प्रोएक्टिव कदम लिए जा रहे हैं। हाल ही में हमने टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। इसका एक उज्जवल उदाहरण हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर है। हम इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चर सेक्टर के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित कर रहे हैं और एंड टू एंड इकोसिस्टम बना रहे हैं। शिप बिल्डिंग के साथ साथ भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। मैं आप सभी को भारत की पॉलिसी स्टेबिलिटी और इंसेंटिव्स का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र में मेजर पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करता हूं। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से नॉर्वे की कंपनीज को क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, साइबर, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी पूरा समर्थन मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में मैं आपको भारत को एक इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए इनवाइट करता हूं।
फ्रेंड्स, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को लैब टू लैब, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट पार्टनरशिप भी बना रहे हैं। भारत की CSIR, स्टार्टअप फंड और नॉर्वे की रिसर्च संस्थाएं आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे दोनों देशों के रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम कनेक्ट होंगे। फ्रेंड्स, नॉर्वे के लिए हमने भारत के इन्वेस्ट इंडिया में एक डेडिकेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन डेस्क लागू किया है, उसको खोला है ताकि हम स्पेशली उसको एड्रेस कर सके। यह डेस्क भारत में आपकी इन्वेस्टमेंट यात्रा को और सुगम और तेज और इफेक्टिव बनाएगा। इस प्रकार की एक डेडिकेटेड व्यवस्था के कारण बहुत सुविधा रहती है। इवन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है तो उसमें भी आपको सुविधा रहती है और आपको आवश्यकता की जो कुछ भी निर्णय प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत होती है वो भी बहुत तेजी से हो सकता है और इसीलिए हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। अब मेरा आप सभी को मुख्य मैसेज यही है, आइए भारत में अपना स्कोप और एम्बिशन दोनों को बढ़ाइए। मैं भारत में आने के लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूं। इन सब के अनुभव भी आपको जानने को मिलेंगे। मैंने भी मेरी तरफ से आपको विश्वास दिया है और एक प्रकार से द बॉल इज इन योर कोर्ट। थैंक यू। Thank you. Let me try to make a few reflections. In the end, I would also like to commend the embassies, important bridges between our countries, also Innovation Norway doing an important work from the Norwegian side. One thing that I have discussed with Prime Minister Modi today is the fact that countries who believe in a rule-based order, which is not static, it is always developing and kind of responding to what is happening around, but countries who believe to certain standards and certain stability in trade and geopolitics and how countries deal with each other, they have to move closer together because there are outside there in the global community key players who are what I would say weaponizing certain key chains, weaponizing to some extent diplomacy, trade, value chains, critical rare materials. And in that perspective, I believe that countries who normally have had a normal state-to-state relationship have to think through how this world operates and potentially move closer. And what I appreciate with this visit, Prime Minister, to Norway, what we have concluded today, numerous agreements, many of the key players from the Norwegian sides are now engaged. The Norwegian government is very much committed to follow up that and deepen also the political contacts. We have a Nordic-Indian summit tomorrow. We are one of 5 Nordic countries. We are small in population, but we have a long coast, as I have discussed. I think this is the only thing in Norway which is larger than in India. We have a longer coastline, but we have to use our advantages where we have them. So I think that supply chains vulnerabilities become more visible with disruptions ranging from pandemics to war and geopolitical fragmentation. So when Norway is reaching out, as we say, to hedge our security, we do that with our Nordic partners, with key European partners, but I state today to you, we also do it with India.
So I believe that today's discussion, the ones you've had before we came and the ones what we've heard now, really demonstrates that we have engagement that can build on expanding this. The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. I'm left with 3 main impressions that I'd like to share with you. First, I believe we are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. And this conference, I think, is bringing us forward. We have come together in parallel sessions. We've been into sectors like medtech, health, maritime cooperation, security, batteries, storage systems, digitalization, wind energy, very important. And we have this green partnership, which can frame what we do as new proposals and sectors come into play. Several MOUs and B2B agreements have been signed, and many of them are also in the intersection of research and the business sector. Let me say, Prime Minister, you told me today that in India you are opening 1 university every week. So, you know, we have something to put our ambitions in. So I'm pleased to see that many of these agreements are focused on very result-oriented scientific cooperation, and that is good. That's the first impression. The second one is that this cooperation will create value and jobs in both countries. We have certain ambitions to contribute in India, but it's important for me to say also to the Norwegian public that this will also help the job solidity and creation in Norway. We work together to reduce emissions, improve healthcare, and contribute to supply chains and security of transactions. And third is, of course, the potential for further cooperation. So we don't draw a final line here. I think that the Trade and Economic Partnership Agreement is an open door, and we now have enough contact points across this table that we wish to see expanded by future visits, future interchanges, to add new value to this. So, colleagues, I think that as we observe the world, the principle of free trade is being tested. I think we believe in it, but it is hard. I know that India played, together with Norway, a constructive role at the last WTO meeting, trying to keep the rule-based system at least floating. But we have to put trust into cooperation, science, and higher education. And by working together in research, higher education, sharing technological advantage, some competition in between, we can really move forward. Business and research can go hand in hand. So with this, Prime Minister, honorable guests, thank you.